इतिहास लोक में आपका हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हम गांधी दर्शन की चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा के केंद्र में है गांधी जी का न्यासधारिता सिद्धांत। गांधी जी के न्यासधारिता सिद्धांत के संबंध में अब तक हम 3 बार मिल चुके हैं और आज चौथी बार मिल रहे हैं। मित्रों, पिछले 3 अंकों में हमने देखा कि गांधी जी एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें आर्थिक समता हो और समाज में यह आर्थिक समता लाने के लिए वे सत्य, अहिंसा और प्रेम पर आधारित एक अवधारणा देते हैं जिसे हम न्यासिता की अवधारणा कहते हैं। यह जो न्यासिता है, न्यासधारिता है या ट्रस्टीशिप है, इसका मर्म यह है कि जिसके पास उसकी जरूरत से ज्यादा धन है वह स्वेच्छा से या तो उस धन का त्याग कर दे या स्वयं को उसका न्यासी मानते हुए उस धन को समाज की सेवा में अर्पित कर दे। जब गांधी जी से यह पूछा गया कि भारत के आजाद होने के बाद आपकी यह जो न्यासिता की अवधारणा है, आपका यह जो न्यासिता का सिद्धांत है, एक सरकार के रहते हुए इसे आप किस तरह से लागू कर पाएंगे? तो उनका यह कहना था कि मैं इसके लिए कुछ सूत्र देता हूं। अव्वल तो सरकार होनी ही नहीं चाहिए कोई। समाज ऐसा सुंदर बन जाए कि सभी लोग अपना शासन खुद करते रहें और दूसरों की रक्षा करें, तो सरकार की जरूरत कहां है। लेकिन फिर भी मेरा आदर्श असंभव है, यानी मेरे आदर्श की प्राप्ति असंभव है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उस आदर्श के पथ पर अग्रसर न हुआ जाए। तो उन्होंने न्यासिता के कुछ सूत्र दिए और उन सूत्रों से यह ध्वनित होता है कि राज्य में भी ऐसे लोग होने चाहिए, सरकार भी ऐसे लोगों की बने जो श्रेष्ठ न्यासी चुन सकें समाज में। उनका यह कहना था कि मैं ये कभी नहीं कहता कि इस समाज में यदि आर्थिक समानता स्थापित हो जाएगी तो प्रतिभा के स्तर पर भी सभी लोग समान होंगे। उनका यह कहना था कि बुद्धि और अवसर की असमानता हमेशा बनी रहेगी। नदी के किनारे रहने वाले व्यक्ति को फसल उगाने की जो कुशलता प्राप्त होगी वह रेगिस्तान में रहने वाले व्यक्ति को नहीं होगी। वह किसी और चीज में कुशल होगा, उसको कुछ और आता होगा। ये असमानताएं निश्चित रूप से समाज में विद्यमान थी, हैं और रहेंगी। लेकिन इंसान का मूल स्वभाव एक जैसा है और वह है उसका अहिंसक होना। हिंसा तो पशुओं का स्वभाव है। हां, इंसान में
कुछ पशुता होती है वह आ जाती है और उस पशुता से जीतना ही उसका संघर्ष होना चाहिए, उसका काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली व्यक्ति निश्चित रूप से ज्यादा अवसर प्राप्त करेंगे उस भारत में भी जो मेरी न्यासिता के सिद्धांत के अनुसार बनेगा। लेकिन उनके अवसर की दिव्यता क्या है, उनके अवसर का वैभव क्या होगा, यह सोचने की बात है। उन लोगों के लिए यह अवसर होगा कि वे आर्थिक दृष्टि से तो स्वयं को समाज के दूसरे लोगों के बराबर रखें, ऐसे लोगों के बराबर रखें जिनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। उनकी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करें और फिर स्वयं को उस स्तर पर लाएं। एक बात तो हुई यह, और दूसरी बात, उनको मौका यह मिल रहा है, ईश्वर उनको यह अवसर दे रहा है, ईश्वर उनको यह सौभाग्य दे रहा है कि अपने प्रतिभा के बूते वे इस दुनिया की, इस राष्ट्र की, इस समाज की ज्यादा सेवा कर सकें। यह बड़ी बात है। और प्रतिभाशाली लोगों में से यदि कुछ लोग न्यासी बन जाते हैं तो वे न्यासी बनकर समाज की सेवा करें, अपनी प्रतिभा का उपयोग करें। गांधी जी कहते हैं कि मैं बुद्धिमान व्यक्ति को ज्यादा अवसर दूंगा कमाई करने के, लेकिन मैं उसे कमाई अपने पास रखने के अवसर नहीं दूंगा। वह ज्यादा कमाए लेकिन समाज के हित में कमाए। जिन लोगों का जीवन स्तर उन्नत नहीं है, जिनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, उनके लिए कमाए। और यह कठिन नहीं है, लगता कठिन है यह रास्ता, लेकिन कठिन है नहीं। उन्होंने कहा कि क्या आप भारतीय परिवार की अवधारणा को नहीं समझते? मैं भी देखता हूं मित्रों, आप भी देखते हैं। अब तो यद्यपि वह बात नहीं रही है, लेकिन 2-3 दशक पहले तक का तो मेरा भी अनुभव है। परिवार में आप मान लीजिए कि 4 भाई हैं। किसी परिवार में आप मान लीजिए कि 4 भाई हैं। चारों भाई कभी भी बराबर कमाई नहीं करेंगे। किसी की कमाई ज्यादा होगी, किसी की कमाई कम होगी, और उन 4 में से कोई ऐसा भी हो सकता है जो न कमाए। हो सकता है कि वह विकलांग हो, वह बीमार हो, या निकम्मा हो। लेकिन हमने देखा है कि सारे भाई अपनी कमाई अपने पिता को दे देते थे और फिर वह पूरे परिवार में साझे रूप में खर्च होती थी। जो नहीं कमा रहा है किसी भी कारण से, उसके बच्चे भी होली दिवाली त्योहार पर नए कपड़े पहनते थे। उसके बीवी बच्चे भी वही खाते थे जो ज्यादा कमाई करने वाले के बच्चे, बीवी बच्चे खाते थे। गांधी जी इस तरह की न्यासिता चाहते हैं। आप इससे आगे बढ़कर सोचिए। और यह जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, यह भारतीय उपमहाद्वीप में ही देखने को मिलेगी आपको।
भारतीय उपमहाद्वीप में एक व्यक्ति 20, 22, 25 की उम्र में कमाना शुरू करता है और पूरे जीवन अपनी कमाई वह अपने परिवार में लगाता है, अपनी रिश्तेदारी में लगाता है। स्वयं पर वह कितना खर्च करता है आप देख लीजिए। आपने अपने पिता को देखा होगा, आप स्वयं पिता होंगे। आप सोचिए कि आप कितनी कमाई खुद पर खर्च कर रहे हैं, या आपके पिता अपनी कमाई खुद पर कितनी खर्च करते थे। आपके भाइयों पर, आपकी बहनों पर, आपकी बुआओं पर, आपके चाचाओं पर, आपके ताऊओं पर, आपके दादा पर, आपकी दादी पर, इन्हीं लोगों पर खर्च करते करते पिता अपनी उम्र गुजार देते हैं। तो समाज क्या है? एक परिवार ही तो है। राष्ट्र क्या है? एक परिवार ही तो है। भूले भटके चीन कभी हमें आंख दिखा देता है, तो क्या उत्तर से लेकर दक्षिण तक हम सब एक ही भावना से भरकर प्रतिकार करने के लिए तैयार नहीं हो जाते? तो फिर आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए हम एक भावना से क्यों नहीं भर सकते? हम क्यों बार बार ऐसे सिद्धांत के पीछे चलते हैं जो कहता है कि पूंजीपतियों को मार डालो, उनका खून बहा दो और समाज में समानता स्थापित कर दो? ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा होगा तो अशांति होगी, और जब अशांति होगी तो हिंसा होगी, और हिंसा होगी तो फिर इस मानव के जन्म लेने का मकसद क्या है? उसके जीने का मकसद क्या है? वह क्यों जी रहा है? यह एक सोचने की बात है। गांधी जी ने कहा कि मैं नहीं कहता कि हर व्यक्ति के पास बराबर पैसा होगा कम ज्यादा, लेकिन जिसके पास ज्यादा है वह उन लोगों के लिए खर्च करे जिनके पास कम है। आर्थिक समानता का वास्तविक अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार चीजें मिल जाएं। गांधी जी यह कहते हैं, मार्क्स भी यही कहता है। फर्क इतना ही है कि जो लोग गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं वे अपने प्राण देने को तैयार रहते हैं, क्योंकि वे इस हाथ कर्म करके इस हाथ फल नहीं चाहते। उनके पास धैर्य होता है। वे यह सोचते हैं कि यदि मेरी पीढ़ी कुर्बान हो गई तो अगली पीढ़ी समझ जाएगी, वह पीढ़ी कुर्बान हो गई तो उससे आगे वाली पीढ़ी समझ जाएगी। और जो मार्क्स के सिद्धांतों की तोड़ मरोड़ कर व्याख्या करते हैं वे लोग यह कहते हैं कि उठाओ तलवार, उठाओ बंदूक, और यदि पूंजीपति आपको आपका हक नहीं देता है तो उसे मार डालो। रक्त युक्त क्रांति कभी इस समाज में आर्थिक समता ला नहीं सकती। आप दुनिया में उन देशों के उदाहरण देख लीजिए, आप पाएंगे उन उदाहरणों को देखकर कि जिन लोगों ने आर्थिक समता के नाम पर क्रांति की, रक्त बहाया, सत्ता जब उनके हाथ में आई तो वे भी वही करने लगे
जो वे लोग कर रहे थे जिनसे वे लड़े हैं। तो मित्रों, गांधी जी का यह साफ कहना था कि गांव का आदमी अन्न पैदा करता है और वह भूखा रहता है, उसके बच्चे भूखे रहते हैं। एक व्यक्ति आपके लिए दूध की व्यवस्था करता है, जानवर पालता है, उनकी सेवा करता है, और उसके ही बच्चे बिना दूध के रहें, यह शर्म की बात है। और कोई यदि यह सोचता है कि वह तलवार चला के या बंदूक चलाकर किसान का पेट भर देगा या गरीब के बच्चे को दूध उपलब्ध करवा देगा, तो वह गलत सोचता है। इसके लिए अहिंसा के रास्ते पर चलना होगा, न्यासधारिता के सिद्धांत के अनुसार चलना होगा। सभी को यह देखना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिले, पोषण मिले, प्रत्येक व्यक्ति को आवास मिले और प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा की सुविधा मिले, ताकि वह एक गरिमा के साथ, एक सम्मान के साथ जी सके। और यह गरिमा और यह सम्मान वैसे ही उसका अधिकार है जैसे एक पैसे वाले आदमी का होता है। ईश्वर ने मनुष्य बनाने में भेद नहीं किया है। मनुष्य ने समाज के निर्माण में कहीं न कहीं चूक की है और उसके परिणाम स्वरूप भेद पैदा हो रहा है। तो गांधी जी कहते हैं, हरिजन में लिखा उन्होंने 5 जनवरी 1938 को, कि मैं एक बुनकर, मैं एक किसान और एक अध्यापक के बच्चों में कोई फर्क नहीं देखता। और यदि हम आगे, उन्होंने यंग इंडिया में कहा, पहले ही कह दिया था 1920 में, कि हम अपनी राष्ट्रीय शक्ति को संगठित करना चाहते हैं और यह उत्पादन की सर्वोत्तम विधि लगाने से ही नहीं होगा, हमें वितरण की सर्वोत्तम विधि लगानी होगी। और यह तय है, हम जानते हैं कि पूरी तरह समान वितरण नहीं हो सकता नागरिकों में, लेकिन यह वितरण न्यायोचित तो हो सकता है। आप अधिकतम आय तो तय कर ही सकते हो जब आप न्यूनतम आय तय करते हो व्यक्ति की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक को अपनी जरूरत के अनुसार मिलना चाहिए। वे एक उदाहरण देते हैं कि किसी आदमी का हाजमा कमजोर है और वह एक समय 2 ही रोटियां खाता है और उसका पेट भर जाता है। कोई दूसरा व्यक्ति स्वस्थ है और वह एक समय पर 6 रोटियां खाता है। तो आप यह नहीं कर सकते कि 2 और 6 को जोड़ लो, औसत निकालो, 4 आता है, 4 रोटी इसको दे दी, 4 रोटी उसको दे दी। यह न्यायोचित वितरण नहीं है। एक व्यक्ति 2 रोटी फेंकेगा या उसको जबरदस्ती खाएगा और दूसरा व्यक्ति भूखा रहेगा। यह न्यायोचित वितरण नहीं है। गांधी जी कहते हैं कि भाई, मैं खुद कह रहा हूं कि समान वितरण संभव नहीं है, लेकिन न्यायोचित वितरण तो करने की कोशिश करें। वे कह रहे हैं कि हां, मुझसे पूछा जा सकता है कि क्या इतिहास में ऐसा कभी हुआ है कि किसी समाज ने आर्थिक समता की कोशिश की हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं हुआ। मैं कहता हूं नहीं हुआ।
लेकिन ऐसा प्रयोग कभी हुआ ही नहीं। हां, व्यक्तियों के स्तर पे जरूर ऐसा हुआ है। आपको अनेक महान व्यक्तित्व मिल जाएंगे इतिहास में, जिन्होंने अपने पास उतना ही रखा जितना उन्हें जरूरत थी, उतना ही खाया जितनी उनको आवश्यकता थी, त्याग दिया, छोड़ दिया, समाज के हित में लगाया। तो गांधी जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के स्तर पर लागू हो सकता है तो समाज के स्तर पर लागू क्यों नहीं हो सकता? यदि अहिंसा व्यक्ति का गुण है तो वह समाज का गुण भी हो सकता है। मित्रों, यह दुनिया अचंभे की दुनिया है। क्या आप जानते नहीं कि हम वह होते हुए देखते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं? क्या कभी किसी ने सोचा था कि इस तरह से कोविड-19 आएगा और एक अध्यापक घर पर बैठकर अपने विद्यार्थियों को पढ़ा सकेगा, घर पर बैठकर अपने शुभ चिंतकों तक क्या वह संदेश पहुंचा सकेगा जो वह गांधी जी के बारे में सोचता है या किसी अन्य महापुरुष के बारे में सोचता है? नहीं सोचा था किसी ने। आज के 100 साल पहले, आज के 100 साल पहले की दुनिया को देखिए, हम कितने बदल गए हैं। 7 समंदर पार की दूरी हम एक क्षण में तय कर लेते हैं अपने स्मार्टफोन के माध्यम से। हम वीडियो कॉल करते हैं। किसी 100 साल के आदमी से पूछिए, मिल जाए तो, कि आपने कभी ऐसा सोचा था क्या? इतना सारा उत्पादन एक साथ, बाजार बन गए, बाजार में मारकाट मची हुई है। और एक समय था जब राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए हमारे देश ने एक समय उपवास किया था। चीजें कितनी बदल गई हैं। तो जब भौतिक क्षेत्र में चीजें बदल सकती हैं, संचार की क्रांति आ सकती है, और अब तो यह है कि संचार हमें भारी ओर पड़ने लगा, नींदें हराम होने लग गई हैं हमारी इस संचार की बेतहाशा तीव्रता के कारण। हालत यह हो गई है कि प्लास्टिक को हम नष्ट नहीं कर पा रहे हैं। संचार क्रांति के उपकरण हमें यहां तक ले आए और अब इससे मुक्ति की तलाश कर रहे हैं। कभी प्लास्टिक का नाम सुना था क्या? कभी हमने कंप्यूटर में लगने वाले चिप के विषय में जाना था क्या? तो जब भौतिक जगत में, इंसान के भौतिक जगत में इस तरह के परिवर्तन हो सकते हैं जिनकी हमने कल्पना नहीं की थी, तो क्या उसके मानसिक जगत में परिवर्तन नहीं हो सकते? निश्चित रूप से हो सकते हैं। तो मित्रों, यह था गांधी जी का न्यासिता सिद्धांत। अभी इसके विषय में हम एक बार और मिलेंगे और हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि गांधी जी ने इस न्यासिता के सिद्धांत की खोज कहां से की, वे कहां से लेकर आए यह सिद्धांत। तो हम दोबारा मिले, तब तक अपने इस मित्र को आप आज्ञा दीजिए। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।